चलिए अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था ना, पोर्टफोलियो एनालिसिस अपने देख रहे थे। लास्ट में बीसीजी मैट्रिक्स और एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स पे बात हुई थी, उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हमने देखी थी। बीसीजी मैट्रिक्स में जो पैरामीटर्स हम देख रहे थे उसमें आपका मार्केट में आपका वो जो फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स पे बात हो रही थी। एक हमने देखा कि आपका मार्केट शेयर कितना है और दूसरा मार्केट का ग्रोथ कैसा है। तो उस बेसिस पे 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। एक कैश काउ वाली कैटेगरी आ सकती है, एक स्टार्स है, क्वेश्चन मार्क है, एक डॉग्स कैटेगरी है। तो कैश काउ में क्या है ना, मार्केट शेयर अपना सेट है, मार्केट उतना ही है, हर महीने आपका फिक्स पैसा आ रहा है उसमें से, तो कोई टेंशन नहीं है। वो कैश काउ मतलब हर महीने पैसे देगी आपको, फिर आप उसमें से आपको दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना आप कर सकते हो। स्टार्स वाली कैटेगरी में थोड़ी रेस थी, मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है और मार्केट ग्रो भी कर रहा है, तो आपका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन मार्केट खुद अपने आप में बढ़ता जा रहा है। अगर नए कस्टमर्स को एक्विजिशन के पीछे आपने एफर्ट नहीं किया और वो दूसरी जगह स्विच हो गए तो धीरे धीरे आपकी वो जो मार्केट में डोमिनेंस है वो चली जाएगी। तो स्टार्स वालों को ना थोड़ा सा ऑन द टोज रहना पड़ता है, ये हमने देखा था, मार्केटिंग करते रहना पड़ता है, ये नेसेसरी। क्वेश्चन मार्क देखा, मार्केट ग्रो कर रहा है और आप मार्केट में नंबर 1 नहीं हो तो और फंसे हुए हो कि भाई ये तो ग्रोइंग मार्केट में आप छोटे प्लेयर हो, तो पहले तो बड़े प्लेयर बनना पड़ेगा। तो आपको आपका मार्केट शेयर बनाना पड़ेगा, तभी या तो कैश काउ की तरफ जाओगे या फिर आप स्टार्स की तरफ जाओगे, पॉसिबिलिटी है। डॉग्स वाले में हमने देखा ये थोड़ा सा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि डॉग्स वाले केस में एक तो मार्केट भी बढ़ नहीं रहा है, आपका शेयर भी बहुत छोटा सा है, तो छोटे मार्केट के छोटे प्लेयर हो तो बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है। अब देख लो, अगर लो प्रॉफिट मार्जिन पे भी चलता जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यही पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके आप बेटर भी कर सकते हो। तो रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट, बैकआउट करना, सेल ऑफ कर देना, ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे रहते हैं। वैसा फिर हमने ये जो एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स देखा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें हम देख रहे थे सेम मार्केट न्यू मार्केट, सेम प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट, ये सारे कॉम्बिनेशंस थे। उसी मार्केट में और डीपली जाना है तो मार्केट पेनिट्रेशन है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट के साथ। नए मार्केट में जाना है सेम प्रोडक्ट के साथ तो मार्केट डेवलपमेंट, और नए प्रोडक्ट के साथ सेम मार्केट में उतरना है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और पूरा ही रिस्क लेना है तो डाइवर्सिफिकेशन। नया मार्केट में नए प्रोडक्ट लेके जाओ, थोड़ा रिस्की हो सकता है, एक तो आपकी रेपुटेशन नहीं है, ऊपर से आप खुद भी नया प्रोडक्ट लेके जा रहे हो जिसमें आपकी खुद की एक्सपर्टीज नहीं है, तो मामला फंसेगा। वैसा तो ये सारे पॉइंट्स हैं। चलिए अब जो नया टॉपिक है आज का वो है आपका एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल जो है अगेन उसके ओरिजिनेटर का नाम है आर्थर डी लिटल, और उसको शॉर्ट फॉर्म में एडीएल मैट्रिक्स करके बोल दिया। अब एडीएल मैट्रिक्स भी ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की ही बात कर रहा है, बट इसमें ना लाइफ साइकिल स्टेज और इंडस्ट्री मैच्योरिटी के बेसिस पे इसको समझाने की ट्राई की। अब हर एक प्रोडक्ट का ना एक लाइफ साइकिल होता है, इसको लाइफ साइकिल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेल शेप ग्राफ बनता है, ऐसे जो अपने ग्राफ बनाते हैं ना उसमें ना जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है ना उसका ऐसा एक बेल शेप ग्राफ बनता है ऐसा। दिस इज अ लाइफ साइकिल एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट इस ग्राफ के हिसाब से ही मोस्टली वर्क करता है। अभी देखो इसमें इन्होंने 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है। एक इन्होंने बोला है एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, अर्ली स्टेज। फिर एक आपको दिखेगा ग्रोथ वाला स्टेज, ठीक है, जब मार्केट में आपका प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, पॉपुलर हो रहा है। एक ये वाला स्टेज आता है, इसको बोलते हैं मेच्योरिटी, ठीक है, जब पीक पे आ चुका है। और एक ये वाला स्टेज आता है, इसको डिक्लाइनिंग, या इनकी लैंग्वेज में इन्होंने बोला एजिंग का स्टेज हो सकता है वैसा। तो ये अलग अलग स्टेजेस जो है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलते हैं। हर एक प्रोडक्ट के साथ ये होता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल है कि आप यहाँ पे सीखोगे, आप लाइफ में आगे कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे, अपना बिजनेस सेटअप करोगे, डोंट नो, लेकिन ये बातें आपको कहीं तो रिलेट होंगी कि हाँ ऐसे सोचना होता है वैसे। तो बड़ी सही चीज़ बताइए। एम्ब्रियोनिक स्टेज वो है जो आपका प्रोडक्ट है रिसर्च डेवलपमेंट फेज पे है, अभी शायद कमर्शियलाइज भी हुआ नहीं है, जस्ट डेवलप हुआ है। अब आप इसको कमर्शियली प्रमोट करना स्टार्ट करोगे, इसकी सेल बढ़ाने पे, सेल शुरू करने पे काम करोगे, वो उसका शुरुआती स्टेज हो गया एम्ब्रियोनिक वाला। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। फिर जब थोड़ा सा पिकअप पकड़ लेगा, प्रोडक्ट मार्केट में आना लग जाएगा तो ग्रोथ की तरफ जाएगा कि अब डिमांड बढ़ रही है, पहले इतने ही कस्टमर थे, बहुत लोग मांग रहे हैं, वहाँ आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। एक मेच्योरिटी आ जाएगी जहाँ पे आपका सेल ग्रो होना बंद हो जाएगा, स्टेग्नेशन आ जाएगा कि भाई इतने पे चल रहा है, तो लोग खरीद भी रहे हैं, बिक भी रहा है, अच्छा चल रहा है, पर इतनी कमाई है और ग्रो नहीं कर रहा है। और एक स्टेज ये वाला भी आएगा जब आउटडेटेड हो रहा है आपका प्रोडक्ट,
कस्टमर को कुछ और चाहिए। तो ये आपको ना ये फेज समझना बहुत जरूरी है, अपने प्रोडक्ट को लेके रियलिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस लाइफ साइकिल को नहीं समझा, अभी करंटली आपका प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है, तो फिर आप गलत स्ट्रैटेजी लगाओगे या नहीं लगाओगे तो वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाएगा, इसकी फुल प्रोबेबिलिटी है। अब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है तो रिसर्च डेवलपमेंट पे अपना खर्चा ज्यादा होता है। दिस इज द मेन कॉस्ट, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट जस्ट बन रहा है, फिनिशिंग स्टेज पे है, तो प्रोटोटाइप बनाना, टेस्टिंग करना, सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना, फीडबैक लेना, बार बार उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट्स करते जाना, ये सारी चीजें आपकी शुरुआत में हो रही होंगी, इस पे खर्चा हो रहा होगा मेजरली। जब तक एक सही मार्केटेबल प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो जाता तब तक आपको उसके R&D के ऊपर खर्चा करते रहना है, और यही आपका मेन कॉस्ट है। अब जब एक फाइनली प्रोडक्ट मिल गया है जो मार्केटेबल है, फिनिश्ड है, पॉलिश प्रोडक्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो फिर आप ना उसकी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के ऊपर काम शुरू करोगे कि अब इसको बेचना है, एग्रेसिवली बेचो। तो इसकी टीवी एडवर्टाइजमेंट्स, जो भी बाकी चीजें हैं, पब्लिसिटी है, वो सब करो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाओ, लोगों तक गुड्स पहुंचाओ जो मार्केट में अवेलेबल हो। जो अपन ने बात की थी मार्केटिंग, और उसका एक पार्ट है एडवर्टाइजिंग। ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे ग्रोथ स्टेज पे करनी है, क्योंकि जितना अपन उसके पीछे एफर्ट करेंगे उतनी सेल बढ़ेगी। तो अभी उसकी पूरी पोटेंशियल तक हम पहुंचे नहीं है, तो यहाँ आपका मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा खर्चा होने वाला ये पॉइंट है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये स्टेज आता है मेच्योरिटी या कांस्टेंट फेज आ जाता है, जहाँ पे आप जो स्टैंडर्ड तरीका फॉलो कर रहे हो बेचने का वो सब सेट हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक डिसेंट लेवल ऑफ मार्केटिंग, सेल, सब कुछ चल रहा है। अब इससे ऊपर कमाई बढ़ नहीं रही है। जो ये ग्रोथ था ना, इसमें तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मल्टीप्लाई होने बंद हो गए। पहला पॉइंट तो ये है। और उतना का उतना रेवेन्यू हर महीने आ रहा है, कैश काउ जैसा स्टेज आ गया, कमाई चल रही है, सीधा सीधा आ रहा है, कुछ नया नहीं। एक पॉइंट आता है, आपको दिखेगा सेल में डिक्लाइन आ रहा है, सेल कम होना शुरू हो गया है, वो फिर आपका एजिंग वाला स्टेज है। अब देखो मेच्योरिटी पे तो कुछ नया करना नहीं, जो चल रहा है वो चलने देना है, आती कमाई है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, डू नथिंग न्यू, कुछ नया करने की जरूरत नहीं, अच्छा भला कमाई रहे। बहुत ज्यादा कुछ नया कर लेंगे तो भी सेल बढ़ने वाला है नहीं, बिकॉज द मार्केट जितना भी है, मार्केट का जो आपका कस्टमर बेस है उसमें जितना शेयर आपका मैक्सिमम हो सकता है तो ऑलरेडी है, और आप कमा ही रहे हो। अभी ज्यादा मार्केटिंग करने से नए कस्टमर एड ऑन हो जाएंगे वो भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपका मार्केट शेयर कम है कि आप उसको बढ़ा सकते हो, तो सही चल रहा है, और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्टेज आ चुका है। लेकिन जब इस तरफ आना शुरू हो जाए, दैट इंडिकेट्स कि आपके सेल नंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं, मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर है जो आपका कस्टमर लेके जा रहा है। उसका एक रीजन है आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड होता जा रहा है या लोग उससे बोर हो गए। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको रीथिंक करना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को री इन्वेंट कैसे करेंगे। और कंपनीज कंसिस्टेंटली इस ग्राफ को आगे कंटिन्यू करती जाती है। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से आपको फिर से इस स्टेज पे आना है, वापस से उसको आगे ग्रो करना है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ कि भाई कंपनीज ऐसा क्यों करती है, और ये आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, बेस्ट एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप का ले लो, स्नैपचैट का ले लो, इंस्टाग्राम का ले लो। इंस्टाग्राम वाले के पास अभी नए फीचर कुछ होते नहीं, वास्तु बदलता रहता है, लाइक बटन इधर से उधर कर दिया, शेयर बटन उधर से इधर कर दिया, उस चक्कर में और गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, वैसा भी वो रीशेयर वाला डाल दिया तो 2 एरो आ जाते हैं, वो पता ही नहीं क्या है लोगों को। आधे लोग लाइक के बदले रीशेयर मार रहे होते हैं, उनकी फीड में आता जा रहा है, उनको पता ही नहीं क्या फीचर है। अब कुछ नहीं मिला तो अभी वो इंस्टेंट्स वाला डाल दिया। ये इंस्टाग्राम ओरिजिनली जैसा आया था और आज जैसा है उसमें काफी फर्क है। अगर 5 साल पहले वाला इंस्टाग्राम सेम आज भी चल रहा होता, आप सबने छोड़ दिया होता, क्या बोर हो गए भी, क्या नया नया करे, रोज सेम का सेम आता है। रील आने के बाद इंस्टाग्राम का पूरा एक फॉर्मेट बेस चेंज हुआ, उसके बाद वो लोग भी हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज साइकोलॉजिकली कंज्यूमर बहुत जल्दी बोर हो जाता है और डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। लेकिन एक पॉइंट के बाद इतना बोर कर देता है कि आप सीधा लॉगआउट ही कर दोगे, चाहिए ही नहीं, एक ही एक चीज कितनी बार देखेंगे। तो दे ट्राई कि एवरी फ्यू डेज या मंथ्स कुछ नया लेके। अभी इंस्टेंट्स वाला फीचर लाया वो एकदम फालतू है, गलती से फोटो चली जाएगी, कुछ कर नहीं सकते, और डरावना फीचर है। खोलने से पहले सोचना पड़ता है कि फोटो पे क्लिक किया, देखने का टाइम भी नहीं मिलेगा, पोस्ट हो जाएगी, फिर डिलीट भी नहीं होती, वो सब चीजें हैं। तो अननेसेसरी कुछ ना कुछ यूनिक करने के चक्कर में फालतू फालतू फीचर भी डाल देते हैं। अब सेम चीज व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप तो अलग ही बना दिया। पहले सिंपल था, मैसेज भेजो, फोटो भेजो, डॉक्यूमेंट भेजो। अब उसके ऊपर कम्युनिटी, उसके ऊपर ग्रुप, उसके ऊपर स्टेटस, ये वो। अब वो सारा फीचर्स जो इंस्टाग्राम का था वो व्हाट्सएप पे भी लेके आ गया। तो उनको अपग्रेड करते रहना है कस्टमर को दिखाने के लिए कि देयर इज समथिंग न्यू। स्नैपचैट वाला भी यही करता है, फिल्टर लेके आ जाएगा नए नए। अब एक ही फिल्टर आप 5 साल से यूज कर रहे हो, सारी फोटो सेम आ रही, तो आप भी बोर हो जाओगे। लेकिन कभी कोई थीम के ऊपर फिल्टर आ गया, कोई सीजनल फिल्टर आ गया, कुछ ट्रेंडिंग है उस पर फिल्टर आ गया, तो आपको ना वो रिफ्रेशमेंट लगती है कि जब भी जाता है ना कुछ नया मिलता है।
रोटेशन में कुछ नया चलता रहता है, तो यू फील एंगेज्ड कि भाई जुड़े हुए रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया आता रहे, टाइम पास होता है। तो वो लोग वो जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इनकी फील्ड में ना, इनकी सर्विस में वो एजिंग बहुत जल्दी आ जाता है, तो उनको कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना है। दैट इज द वे वो लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर आपको सर्विस के बदले प्रोडक्ट में लेना है, आप ऑटोमोबाइल्स का एग्जांपल ले लो। अब मारुति स्विफ्ट है, मारुति स्विफ्ट इंडिया में 25 साल से बिक रही है, लेकिन 25 साल पहले की स्विफ्ट और आज की स्विफ्ट में फर्क है या नहीं? एग्जैक्टली सेम गाड़ी है, नाम सेम है, लेकिन जो लेआउट है, गाड़ी का प्रेजेंटेशन है, हेडलैम्प्स है, टेल लैम्प्स है, इंटीरियर है, उसमें ना हर थोड़े टाइम में वो लोग नया मॉडिफिकेशन करते हैं, फेस लिफ्ट मॉडल लेके आते हैं। आगे की जो लाइट है, उसकी ग्रिल है वो चेंज कर दी, थोड़ी सी लाइट का शेप 19-20 चेंज कर दिया, पीछे के टेल लैम्प चेंज कर दिया। आजकल वो रनिंग डीआरएल आते हैं, दो लाइट्स के बीच में भी पूरा जॉइंट लाइट होती है, तो पूरी रेड लाइट दिखती है। अब वो लोग टाइम के हिसाब से डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत एनहांसमेंट करते हैं। इंटीरियर में आप देखोगे तो पहले बेसिक था, फिर लेदर वाला कर दिया, फिर टच स्क्रीन डाल दिया, फिर सनरूफ डाल दिया। तो मारुति स्विफ्ट का एक ब्रांड नेम बन चुका है, नाम वही है, उसका जो एक थीम है वो भी डिजाइन का वही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत है ना चेंजेस वो लोग करते रहते हैं। नहीं करेंगे ना तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। ये सेम गलतियां बहुत सारी कंपनीज ने की है, जहां उन्होंने एजिंग वाले स्टेज पे चेंज नहीं किया, ग्रांटेड लिया कि मार्केट तो हमें एक्सेप्ट करेगा और जैसा हम चला रहे वैसे ही चलाएगा। जो कंपनीज अपने ईगो पे कस्टमर को ग्रांटेड लेने गई कि हम तो ऐसे ही चलाएंगे, लोग लेंगे ही, सारी कंपनियां मार्केट से बाहर गई है। ब्लैकबेरी एक एग्जांपल है, ठीक है, ब्लैकबेरी में भी सेम था। दे थॉट कि हम वो ट्रेडिशनल डिजाइन कीपैड वाला चलाएंगे ना, लोग लेंगे ही लेंगे। देखो एक पॉइंट तक लोगों को लगा बहुत इंटेलेक्चुअल है कि भाई हमें वो बहुत ज्यादा गिमिक नहीं चाहिए, हमें सिंपल फोन चाहिए, वी आर इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन नई जनरेशन बोले बोले कुछ नहीं, खाली इनका बेचने का तरीका है, थोड़ा टच स्क्रीन वाला हो, थोड़ा ग्राफिक्स हो तो फोन में मजा आता है, ये बोरिंग फोन अंकलों वाला फोन नहीं चाहिए, तो कीपैड वाला फोन बाहर हो गया। नोकिया वाले ने सेम सोचा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बोले मेरा ही भगवान है, इसके ऊपर तो कुछ दुनिया में आएगा नहीं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देख लो नोकिया बंद हो गई। इंडिया में जनरल मोटर्स, शेवरोले, शेवरोले की सेम कंडीशन हुई क्योंकि उन्होंने इनोवेट करना बंद कर दिया। शेवरोले की, मेरे पास शेवरोले गाड़ी थी, तो वो बीट ली थी मैंने, आपको कितने 2012 में, 14 ईयर्स हो गए। वो गाड़ी जब 2012 में मैंने ली, उसके बाद 16, 17, 18 तक भी अगर आप शोरूम में जाओ ना, तो आपको एज इट इज सेम मॉडल, इंटीरियर भी सेम, लुक भी सेम, कोई चेंज नहीं। अब 5-6 साल में गाड़ियों के इंटीरियर में तो कितना चेंज आ गया। बाकी कंपनीज टच स्क्रीन लेके आ गई, बाकी फीचर्स लेके आ गई, एलईडी लाइट्स लेके आ गई, इसमें कुछ नहीं। तो अगर आप इनोवेशन ही नहीं करोगे तो कस्टमर 5 साल पुराना मॉडल क्यों खरीदेगा? तो धीरे धीरे लोगों ने परचेज करना बंद कर दिया। अब जब सेल डाउन हो गई तो कंपनी को कंट्री से एग्जिट करना पड़ा। अब शेवरोले गाड़ी इंडिया से बाहर हो गई क्योंकि आप इनोवेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। सेम प्रॉब्लम फोर्ड के साथ भी आ रहा था। एक पॉइंट के बाद वो लोग उतना इनोवेशन नहीं कर पा रहे थे जितना बाकी कंपनीज इंडिया में कर रही थी। फोर्ड की गाड़ी इतनी, फोर्ड भी है मेरे पास, इतनी अच्छी गाड़ी लेने वाला होने के बाद भी कंपनी इंडिया में बंद हो गई, जस्ट बिकॉज एक है कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस नहीं है अच्छी क्वालिटी का, बिकॉज सस्ता ढूंढते हैं। तो मारुति जितनी बिकती है, मारुति की बिल्ड क्वालिटी, मारुति की ड्राइविंग क्वालिटी, उसके सामने फोर्ड की क्वालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन एक वो होता है कि भाई नहीं सस्ता है, सर्विस कॉस्ट कम है, ये है वो है करके वो चल रहा है। और दूसरी तरफ कंपनी गलती है कि उन्होंने इनोवेशन नहीं किया। तो जब चीजें अंदर चेंज नहीं हुई तो एक पॉइंट पे पब्लिक ने उसको खरीदना बंद कर दिया और कंपनी जो है वो इंडिया से बाहर हो गई। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनीज में से फोर्ड है और इंडिया में से उनको एग्जिट करना पड़ा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इंडिया में सेल नहीं कर रहे बिकॉज अब वो मार्केट नहीं है उनके पास, कोई प्रॉफिटेबल हो सके। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज ये गलतियां कर चुकी है कि इनोवेशन ना करने की वजह से आउटडेटेड होकर बंद हो गई। तो लाइफ साइकिल मैट्रिक्स या जो एडीएल मैट्रिक्स है आपको ये बता रहा है कि जब इस स्टेज पे आ जाओ तो कुछ नया करो जिससे वापस से आपका ग्राफ आगे बढ़ सके। और ये रिपीटेड प्रोसेस है, आपको हर थोड़े टाइम में, अब सॉफ्टवेयर है, सर्विस है तो 2-3 महीने में, प्रोडक्ट है तो 2-3 साल में आपको चेंजेस करते रहना पड़ेगा बिकॉज अब पब्लिक बहुत जल्दी बोर होती है। और ये प्रॉब्लम है कि भाई जो माइंड का रिटेंशन है वो कम होता जा रहा है और ये सब आपका सोशल मीडिया का एक बाई प्रोडक्ट है। अब गाड़ियों में भी ऐसा है कि पहले क्या होता है, मारुति 800 आई थी, मारुति 800 5 साल से सेम गाड़ी बेच रहा था, किसी को कंप्लेंट नहीं थी, चल रहा है शांति से, वही की वही गाड़ी चला रहे हैं, यूटिलिटी पूरी हो रही है ना, गाड़ी मिल रही है ना, चलेगा। अब आज की डेट में अगर आप सेम डिजाइन 5 साल बेचोगे कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आने वाला है। वैसा बोलो, बेसिक समझ आया, क्लियर हो? ठीक है, तो ये एडीएल मैट्रिक्स की आपको थियरी मिल जाएगी और इंडस्ट्री मैच्योरिटी और लाइफ साइकिल स्टेज जो उसमें चारों स्टेज बोले हुए हैं। 2 मिनट लेके आप लैंग्वेज पढ़ लो, ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, ये 4 पॉइंट्स पढ़ लो, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, मैच्योर, एजिंग, ये सब पढ़ लो, फिर आगे देखते हैं।
बोलो, लैंग्वेज क्लियर। अब देखो एडीएल मैट्रिक्स में ना एक्स और वाई एक्सिस पे दो चीजें हैं। एक ये है इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल जो अपन ने जस्ट अभी डिस्कस किया, एक स्केल पे आपको ये लेना है और दूसरे एक्सिस पे आपको लेनी है आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ये 93 पे जो नीचे पूरा एक इमेज दिया हुआ है उसमें से आपको ये बात क्लैरिफाई हो जाएगी। तो जो लाइफ साइकिल स्टेज है वो हमने समझ लिया, एक एक्स एक्सिस पे वो है, वाई एक्सिस पे जो है वो है कंपनी की मार्केट में कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अब कॉम्पिटिटिव पोजीशन में सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट का मतलब है कि मार्केट के राजा हो आप, सारा जो बोलते हैं ना कंट्रोल है वो आपके हाथ में, आपके लेवल का प्लेयर है ही नहीं मार्केट में, एंड यू कंट्रोल एंड डोमिनेट द मार्केट। आपके हिसाब से मार्केट चलता है, वैसी बात है, दैट इज डोमिनेंट पोजीशन। ये पोजीशन ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है कि कोई टक्कर ही नहीं दे सकता आपको, ये वैसी बात हो गई। तो ऐसी पोजीशन अगर आपकी है तो उसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। दूसरा बोला है स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो नॉट दैट एग्रेसिवली डोमिनेंट बट आपकी मार्केट में काफी अच्छी होल्डिंग है, यू आर अ गुड स्टेबल कंपनी, वो उस कैटेगरी में हो गया। लेस देन डोमिनेंट आप बोल सकते हो। फेवरेबल, चीजें आपके फेवर में है, मार्केट जैसा जा रहा है, आपके गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, आपकी कंपनी को फायदा हो रहा है, दैट इज अ फेवरेबल पोजीशन। जैसे वो अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट हो गया स्वॉट एनालिसिस में जो अपने देखते थे। एक है टेनेबल। टेनेबल का मतलब सस्टेनेबल, टिके रहेंगे अपन, देखिए बहुत फेवर भी नहीं बहुत माइनस भी नहीं, लेकिन एवरेज मॉडरेट कंडीशन है। और वीक का मतलब है कि थोड़ा रिस्क वाला काम है, मार्केट में आपकी जो पोजीशन है वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, मार्केट शेयर कम हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज है लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे, वो सब प्रॉब्लम्स है। अब एडीएल में इन्होंने इन दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन निकाला कि एक है आपकी लाइफ साइकिल कहाँ पे है, आप इसमें से कौन से स्टेज पे हो, और दूसरा आपकी मार्केट पोजीशन कैसी है, उसके बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट की गई है। वैसा है वो, नीचे आप डायरेक्टली वो इमेज में देख सकते हो, वैसा है। हाँ वो दिख जाएगा सर, मैं शेयर कर दूंगा, कोई नहीं। ठीक है, अभी तो एक बार देख लो, थोड़ा पेज सेटिंग नहीं हो रहा था, थोड़ा छोटा हो गया हुआ इसलिए, बट पता चल जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है। देखो अपने कॉम्बिनेशन देखेंगे उसका, एक है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज, मार्केट में आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो, आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, यूर अ स्टेबल एग्जिस्टिंग कंपनी, टाटा रिलायंस अदानी उस लेवल की आपकी कंपनी है, लेकिन आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो ना वो अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कुछ नया लेके आ रहे हो। तो इसमें देखो आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, स्टेबल है, गुड ब्रांड वैल्यूएशन है, तो अगर कुछ नया कर रहे हो ना तो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं इनकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो आपको एक एज मिलेगा बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, तो वो एक एडवांटेज रहेगा। तो इसमें आप है ना बहुत डरे बिना आप एग्रेसिवली मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर सकते हो, कि इतना नाम है तो एक्सेप्टेंस तो मिल जाएगा। प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केट से बाहर हो जाओगे, नो डाउट, लेकिन अगर आप अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हो तो जो एक न्यू कमर को नर्वसनेस होती है, वो नर्वसनेस इतने बड़े ब्रांड अगर नहीं रखे तो चलेगा। तो उनको बोला है कि आप एफर्ट करो, मार्केट में अपनी पोजीशन बढ़ाने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा बोला है कि अगर आप ग्रोथ स्टेज पे हो और आप मार्केट में ऑलरेडी डोमिनेंट हो तो अपना शेयर जो है वो होल्ड करो, अपनी पोजीशन होल्ड करो और धीरे धीरे और आगे आप बढ़ सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं। सेम चीज मेच्योरिटी वाले केस में भी है, ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, मेच्योरिटी फेज पे हो, मतलब तो और प्रोडक्ट आपका सेट हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी पोजीशन होल्ड करनी है, जो चल रहा है वो चलने दो। और एजिंग वाले केस में भी देखो पोजीशन नहीं छोड़नी है, आपका प्रोडक्ट अगर एज कर रहा है तो प्रोडक्ट सेट तो हो गया ना, इनोवेशन ही तो करना है, तो थोड़ा भाई कुछ नयापन लेके आ जाओ अपने प्रोडक्ट में, लेकिन आप मार्केट में डटे रहो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बैकआउट करने की जरूरत नहीं। तो होल्डिंग स्ट्रेटेजी आपकी तीनों लेवल पे काम करेगी, कोई इशू नहीं, इसलिए होल्ड बार बार लिखा हुआ है वैसा। अगर आप मार्केट में स्ट्रांग हो तो भी सेम चीज है, जब एम्ब्रियोनिक और ग्रोथ स्टेज पे हो तो आपको पुश करना चाहिए अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, और अगर मेच्योरिटी और एजिंग स्टेज पे आ गए हो तो अपनी जगह होल्ड करके रखो, पीछे हटने की तो जरूरत है नहीं, प्रोडक्ट इनोवेशन पे आपको काम करते रहना है, जनरली बोला हुआ है। ठीक है, फेवरेबल वाले केस में भी सेम है, आपको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी जगह जो है वो बना के रखने के लिए आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग वाले ना ऑलरेडी थोड़े एस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो उनको उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है, उसके कंपैरिजन में जिसके फेवर में सिचुएशन है, फेवरेबल डजंट मीन दैट यू आर डोमिनेटिंग, मार्केट में सिचुएशन फेवरेबल है लेकिन आप अभी थोड़े पीछे हो, यू नीड टू गिव मोर एफर्ट्स ताकि आप स्टेबल कैटेगरी में आ सको, तो आपके एफर्ट्स यहाँ पे ज्यादा लगेंगे। टेनेबल वाले केस में ऐसा है कि आपको एफर्ट तो ज्यादा करना ही है, लेकिन ना अपनी वो एक नीश ढूंढनी पड़ेगी, कैटेगरी, बिकॉज यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द मार्केट, तो आप पूरा मार्केट तो कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर एक कैटेगरी टारगेट कर लो कि ये कस्टमर मेरे हैं,
तो एटलीस्ट उस कैटेगरी से तो आप पैसे कमा पाओगे। अब वो कैटेगरी प्राइस पॉइंट पे हो सकती है, वो कैटेगरी लोकेशन पे हो सकती है। प्राइस पॉइंट इन द सेंस मिडिल क्लास कैटेगरी, लोअर मिडिल क्लास ग्रुप, एकदम लोअर इनकम ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप, जो अपन नीश की बात कर रहे थे कि एक नीश ढूंढ लो अपना कि ये मेरी कैटेगरी है और मुझे इस कस्टमर को टारगेट करना है। मैं सबको नहीं टारगेट कर पाऊंगा, तो मेरे पास चॉइस क्या है कि मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँ, मास प्रोडक्ट बेचना है या प्रीमियम प्रोडक्ट बेचना है। अब प्रीमियम सोचा तो मास को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर इतने ही कस्टमर है मेरे, इसे ही कमाना है। और अगर मास पे जा रहा हूँ तो प्रीमियम के लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो बल्क में बनाओ, बल्क में बेचो। तो यू हैव टू सिलेक्ट कि कौन सी कैटेगरी को टारगेट करना है, बिकॉज जिस पोजीशन पे आप हो सब कुछ नहीं कर पाओगे वैसा। तो देखो रियलिटी पता होनी चाहिए खुद की कंपनी की भी कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अनरियलिस्टिक टारगेट्स लेके चलोगे तो फिर वो नुकसान होने का चांस भी ज्यादा रहेगा। और वीक कंडीशन है तो भाई देख लो, वो नहीं था टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, वापस डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, वही आने वाला है। तो सारी चीजें मोर और लेस ना स्ट्रेटेजीज में सेम ही होती है, आपको थोड़ा सा उसको लिंक करना आना चाहिए। अब अगर आपकी मार्केट पोजीशन लिंक मतलब वीक चल रही है, तो किसी भी स्टेज पे आपको सोचना पड़ेगा कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो फिर बैकआउट कर देना है, वो डॉग्स वाली कैटेगरी, बैकआउट कर देना है या रुकना है, रिट्रेंच करना है, टर्न अराउंड करना है, ये सब सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सीरियस मामला हो जाएगा। सो दिस इज योर एडीएल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद एक थोड़ा सा रिपीटेटिव मैट्रिक्स है, मैकिन्से। मैकिन्से भी एक कंपनी है यूएस में, कंसल्टेशन फर्म है। ये लोग भी आपको आइडियाज देते हैं कि किस तरीके से आपको अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो, अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो उसका भी चार्ट दिख जाएगा। एक तरफ उन्होंने अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ की बात की है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है उसकी बात की। दो फैक्टर है। इंडस्ट्री का अट्रैक्टिव होना मतलब उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ग्रोथ है, आज इतने का बिजनेस है कल उतने का हो जाएगा, वैसे जैसे ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री, ये सब की बातें होती है कि ये 2030 तक इतना बिजनेस हो जाएगा, 2050 तक लोग ऑनलाइन इतनी शॉपिंग करेंगे, ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है। लेकिन उसके बदले अगर ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं है, अभी पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो लॉन्गर टर्म में अट्रैक्टिव नहीं रहने वाली, क्योंकि क्रूड ऑयल से लोग स्विच करेंगे तो कहाँ जाएंगे। अब सोलर इंडस्ट्री है तो वो अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसमें ना ग्रोथ दिख रही है कि 20 साल बाद शायद ये इंडस्ट्री और ज्यादा बिजनेस अच्छा करेगी वैसा। दूसरा है आपका बिजनेस, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ वीक है, मीडियम है या हाई है। तो इन्होंने पैरामीटर वैसे दिए हुए, देख लो। अब इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए, वो डायग्राम में से समझ आ जाएगा। देखो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और आपका बिजनेस भी उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी कंपनी ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में स्ट्रांग है। तो आपको क्या करना चाहिए, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ज्यादा ग्रो करना चाहिए। मार्केट अपने फेवर में और अपन खुद भी स्ट्रांग है और मार्केट बढ़ रहा है, तो फिर और करो इन्वेस्टमेंट, कौन मना कर रहा है, वैसी बात है। अगर मार्केट की अट्रैक्टिवनेस बहुत हाई और हमारी स्ट्रेंथ मीडियम है तो भी सेम स्ट्रेटेजी, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन मार्केट की अट्रैक्टिवनेस हाई है लेकिन अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ बहुत लो है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो फिर जहां हो वहां शांति से बैठे रहो। ग्रो करना अच्छा आइडिया नहीं होगा क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्क हो जाएगा, लेकिन जहां पे आप हो अपने पे टिके रहो तो ठीक है। तो होल्ड सिलेक्टिव मतलब वही नीश, अपना नीश पकड़ के चलो, जैसे पीछे अपन ने देखा कुछ वैसा हो गया। मीडियम वाले में भी देख लो, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ स्ट्रेटेजी सेम है। इंडस्ट्री मीडियम अट्रैक्टिव है लेकिन आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ अच्छी है। बीच वाले में वापस से होल्ड आ गया, लेकिन राइट वाले में देखो इंडस्ट्री मीडियमली अट्रैक्टिव है, आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ लो है, तो उतना अट्रैक्टिवनेस है नहीं यहाँ पे बोथ वेज। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो या तो डाइवेस्ट करो या हार्वेस्ट करो। डाइवेस्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट वापस खींच लो, हार्वेस्ट का मतलब है प्रॉफिट्स निकालना शुरू कर दो। अभी प्रॉफिट में है, कल को लॉस में चली जाएगी, जितना कमा के निकल सकते हो उतना कमा के निकल जाओ, बट मीडियम टर्म में आपको निकलना है वो श्योर है, ये वैसी बात है। सेम नीचे लो वाले में भी देख लो, तो आपको वो क्वाड्रेंट्स जो बॉक्सेस है ना क्लियरली दिख जाएंगे। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ है, मिडल में होल्ड, जहां बैठे हो वहां बैठे रहो, राइट साइड पे सारा डाइवेस्टमेंट और हार्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो लो वाली कैटेगरी में चला जाता है वैसे। पूरा पता चल रहा है, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इमेज याद रखोगे तो फिर आप अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। अब इन्होंने थियरी में यही समझाया हुआ है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या होता है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या होती है। तो ये दोनों चीजों पे अपन पीछे बात कर चुके हैं। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस अपन ने पीछे भी देखा कि मार्केट ग्रो कर रहा है, नए कस्टमर आ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का मतलब कि हम बिजनेस में बेटर हैं, अपनी मोनोपोली है, हम कॉम्पिटिटर से आगे चल रहे हैं, हमारा शेयर ज्यादा है। तो जो बात आपने बीसीजी मैट्रिक्स में देखी ना, वही सिमिलर पॉइंट्स यहाँ पे भी है, कुछ नया नहीं, उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश की वैसे। तो अब अंदर के पॉइंट्स देख लो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के जो ये बुलेट्स दे रखे हैं ना, राउंड बुलेट्स, उसमें आपको वो टर्म्स मिल जाएंगे एग्जैक्टली क्या है। एक बार अभी देख लो, नहीं समझ आए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं।
कौन सा? हाँ हाँ, वो एब्रीवेशन है। पेस्टल एनालिसिस जो है उसमें ये टर्म आते हैं, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी, लीगल, ये सब टर्म्स पे अपन ने बात की थी पीछे। ये वैसे टर्म्स है जो एनवायरमेंटल एनालिसिस वाले सेकंड चैप्टर में नहीं थे, सोशियो कल्चरल और वो सारे। तो पेस्टल एनालिसिस जो है उसमें वो टर्म्स है, मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स। अभी इस बार पेपर में ये पूछा भी था, 5 मार्क का क्वेश्चन था, उसमें ये सारे टर्म समझाने, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और एल लास्ट में वापस डाल दिया लीगल, पॉलिटिकल और लीगल अलग कर दिया। तो वही सारे टर्म्स है लेकिन ऑर्डर इस तरीके से रखा है, पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, वही कंटेंट लिखना है। हाँ, जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इसका खाली फुल फॉर्म लिख लो, पॉइंट्स वही लिखने, सेम ही पॉइंट्स है, कुछ फर्क नहीं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल, 6 पॉइंट्स। तो अपन ने सारे चैप्टर 2 में पढ़े हुए हैं, सेम ही चीज़। खाली फुल फॉर्म पता होगा तो भी लिख पाओगे, कोई ज़रूरी नहीं अलग कंटेंट होता भी तो वही आंसर होता, नया कुछ नहीं। इसलिए इन्होंने इसमें दिया हुआ नहीं है, क्योंकि पॉइंट सेम ही रहेंगे। खाली फुल फॉर्म लिख के रख लो और जो रेफरेंस में लिख दो चैप्टर नंबर 2 एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एक एनवायरमेंटल है और एक इकोनॉमिकल है। हाँ, दो चीजें हैं, पेस्टल पॉलिटिकल, हाँ इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजी, पेस्टल है ना, फिर एनवायरमेंट और लीगल। हाँ बस ये 6 पॉइंट्स है। वो ई वाला कोई आगे पीछे भी लिखा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकोनॉमिकल पहले समझा दो, एनवायरमेंटल पहले समझा तो चलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स तो अपन ने एज इट इज देखे हुए हैं, ये सभी थे चैप्टर 2 में, एक मैक्रो एनवायरमेंट में सब था, सेम ही है। रिपीट थियरी पढ़ के पेजेस बढ़ाने का मतलब नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया कि सेम चीज़ है तो लिख सकते हो। ये अभी लास्ट जस्ट आपका जो पेपर हुआ ना उसमें 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा, सीधा पॉइंट समझा तो काम खत्म। वो मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, तुम पूरा पेस्टल वाला मेंशन कर देना ना, सारे याद जाएंगे। और करके दिया हुआ है ना, नहीं सेम ही है, सेम है। कितनी बार 4 पैरामीटर यूज करते हैं, कितनी बार 6 करते हैं, चलेगा। पूरे 6 कर दो ना, सेफ रहेगा। वो मुझे भी देखना पड़ेगा पहला ई कौन सा है, दूसरा कौन सा है। बोलो बाकी कोई पॉइंट्स पता चला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस और ये सब में मेरी जरूरत नहीं है, डिसएडवांटेज वो थियरी रीडिंग में ले सकते हो आराम से, अपने स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है ये है स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। ये भी पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, रोटेशन में कुछ ना कुछ आता रहता है। ग्लूक एंड जॉश जेनेरिक स्ट्रेटेजी ऑल्टरनेटिव्स, ये 2 लोग हैं, ग्लूक एंड जॉश, 1984 में इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई थी, उसी के बारे में हमने बात करनी है। इनको ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव्स भी बोला जाता है। तो या तो ग्लूक एंड जॉश के नाम से पूछेंगे या ग्रैंड स्ट्रैटेजीज पूछेंगे, बात एक ही है, वो ध्यान रखना, क्योंकि नाम से ही कंफ्यूज कर दिया तो प्रॉब्लम है। तो 4 स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव्स इन्होंने क्या दिए थे वो समझ लो, बात हो चुकी है पहले भी, अच्छे पॉइंट्स है। सबसे पहले बोला स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी का मतलब है जो जैसा चल रहा है वैसा चलना है, कोई छेड़छाड़ मत करो। अब इसमें बहुत अच्छा टर्म यूज किया है, डू नथिंग न्यू स्ट्रैटेजी। एक होता है डू नथिंग स्ट्रैटेजी, एक होता है डू नथिंग न्यू स्ट्रैटेजी, दोनों में बहुत फर्क है। डू नथिंग मतलब कुछ मत करो तो बंद हो जाएगा सब काम। डू नथिंग न्यू मतलब कुछ नया मत करो, जो कर रहे हो करते रहो लेकिन कुछ नया मत करो। हाँ वो फिर अलग चीज हो गई। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, हाँ वेट एंड वॉच में तो वो वैसा हो गया कि आप अभी मार्केट में एंटर ही नहीं कर रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है कि स्टेबिलिटी मतलब यू आर ऑलरेडी इनटू द मार्केट, यू आर डूइंग समथिंग, जो कर रहे हो करते रहो, नया कुछ मत करो, दैट इज डू नथिंग न्यू स्ट्रेटेजी। तो इसमें वही हो सकता है, आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने पे काम कर सकते हो। ये अपन ने पीछे देखा था स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में, रेस्टोरेंट वाला, कि भाई जो चल रहा है, हाँ न्यू ब्रांच चलाने से बेटर है कि इसके ऑपरेशंस को इम्प्रूव करो। फैक्ट्री चल रही है तो फैक्ट्री में 100 प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं विद मिनिमम वेस्टेज, आप उस पर फोकस कर लो तो वो बेटर हो जाएगा वैसा। तो स्टेबिलिटी में आप ये कर सकते हो, सेम बात है। दूसरा बोला है एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, इस पर भी अपनी बात हुई थी। एक्सपांशन में फिर वही ब्रांचेस ओपन करना, मर्जर एक्विजिशन करना, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करना, वो एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, पूरा सेम है। एक्सटर्नल एक्सपांशन सेम ही हो गया ना, एक्सटर्नल मतलब बाहर जाके, मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन, टाई अप्स, कोलैबोरेशंस। इंटरनल एक्सपांशन मतलब अपने ही खुद की ब्रांचेस ओपन करना, फिर वो इंटरनल हो गया वैसा। रिट्रेंचमेंट पे बात हो गई थी। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या, स्टेप बैक कर लेना। बहुत बार ना खराब मार्केट में स्टेप बैक कर लेना समझदारी होती है। फिक्स खर्चे काटो,
ऑन पेपर प्रॉफिट बचत बढ़ जाती है, फिर जब मार्केट सुधरेगा फिर से एक्सपांड कर लेंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो स्टेप बैक करना इज नॉट अ बैड डिसीजन, इट इज अ वाइज डिसीजन। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना चाहिए। बहुत बार बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको इतना एक्सपीरियंस होता है बट कोई बिजनेस को अच्छा नहीं चला पाती, इसकी बहुत एग्जांपल्स है। तो मुझे ध्यान में है किंगफिशर ग्रुप, विजय माल्या, जो बर्जर पेंट्स है, बर्जर पेंट्स पहले विजय माल्या ने शुरू किया था, किंगफिशर की कंपनी थी, उनका ब्रांड था, पर उनसे नहीं चला, तो उन्होंने वो ब्रांड बर्जर वाला दूसरी कंपनी को बेचा। आई थिंक मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली किसके पास है, बिरला के पास है, किसी और के पास है, किसी और हाँ, वो तो उन्होंने बेचा 400 करोड़ में वो कंपनी बेची। उनसे नहीं चली विजय माल्या से, आज वो 50,000 करोड़ की कंपनी है। तो एक ग्रुप चला पाया, दूसरा नहीं चला पाया, ऐसा मार्केट में बहुत बार होता है। टाटा, बिरला, ये सारे बड़े ग्रुप्स है, ये लोग बहुत बार एक दूसरे को बहुत बार अपना बिजनेस बेच देते हैं कि यार ये सोप और शैम्पू का बिजनेस है, हमसे नहीं चल रहा है, आप देख लो। दूसरी कंपनी बोलती है नहीं, हमारा इसमें एक्सपर्टीज, हम चला लेंगे, हमें दे दो। आपका लॉस जा रहा है, हमें दे दो, हम चला लेंगे। एयर इंडिया सरकार इतना साल से लॉस खा रही थी, टाटा ने बोला हमें दे दो, हम प्रॉफिटेबल कर देंगे। तो सेम ही बिजनेस है, एक ऑपरेट कर पा रहा है, एक नहीं कर पा रहा है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है। तो जब नहीं चला पा रहे हो, 100 बिजनेस है आपके, 2 बंद कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो स्टेप बैक कर लेने में ईगो नहीं आना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, नुकसान खाते रहो, बंद भी ना करो, कोई सेंस नहीं है उसका। तो बेटर है कि आप दे दो। तो स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत बार वैसा होता है। JLR का ब्रांड है जैगुआर लैंड रोवर रेंज रोवर, ये ब्रांड पहले फोर्ड का था, फोर्ड के पहले ये ब्रांड BMW का था, नहीं चला पाया फोर्ड, क्राइसिस में आ गया, उसको बेचना पड़ा। टाटा प्रॉफिट कमा, टाटा का 70% रेवेन्यू वहीं से आता है। तो एक कंपनी नहीं चला पा रही थी तो लॉस में बेचा, दूसरी कंपनी उसी से अपना प्रॉफिट कमा रही। तो वो अपना अपना एक्सपर्टीज है, कैसे आपको यूज करना, दैट इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, स्टेप बैक कर लेना। ठीक है, अंदर लैंग्वेज में भी यही बोला हुआ है कि अगर आपने टाइम पे स्टेप बैक नहीं किया ना तो पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। ओला वाला भी यही कर रहा है, ओला इज इनटू रिट्रेंचमेंट फेज, बिकॉज जो चल रहा था उसे चलाया नहीं जा रहा। अब उन्होंने पूरे इंडिया में 700 प्लस अपने स्टोर्स बंद कर दिए, बिकॉज दे नो कि हमने ओवर एक्सपेंशन कर दिया। हर गली में आप ओला की दुकान खोल दोगे तो फिर कस्टमर को ओवर सर्विस देने की क्या जरूरत है। आप ये देखो कि 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर एक स्टोर है या 2 स्टोर है तो बहुत है। आपने हर 1 किलोमीटर पे एक ओला खोल के मार्केटिंग तो कर दी ओला हर जगह, बट यूटिलिटी नहीं आएगी ना। जो कस्टमर 5 किलोमीटर तक जाके ओला खरीद के आ सकता है, आपने उसको हर किलोमीटर पे 5 ओला क्यों दे दी। खर्चा तो केपेक्स का उतना ही है, स्टाफ रिक्रूटमेंट उतना ही है, लेकिन आपका क्राउड डिवाइड हो गया। तो अगर 100 ओला बिकनी थी तो 1 किलोमीटर पे खोलने से कोई 500 तो नहीं बिक जाने वाली, 100 की 125 बिकेगी, बट उसके सामने आपने खर्चा कितना बढ़ा दिया। अब लेटर पॉइंट पे उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि भाई हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर शोरूम पे फिर कस्टमर सर्विस मांगने जाता है, तो आपके पास टेक्नीशियन नहीं, पार्ट्स नहीं है, फिर ओला पड़ी हुई है, धूल खा रही है, तो नाम खराब हो रहा है। इससे बेटर है कि 5 किलोमीटर में एक दुकान होती, 2 होती, और वहाँ पे सर्विस प्रॉपर मिल रही होती, तो आपके कम स्टाफ में काम भी होता और आपकी रेपुटेशन भी मेंटेन होती है। वैसी बात है, ये पॉइंट है। बट अभी इतना प्रॉब्लम है नहीं, ओला वाला चीजें ठीक करने की कोशिश तो कर रहा है, नो डाउट। मार्केट खराब है, मेरे तो घर के पीछे ओला का शोरूम है, अभी कुछ प्रॉब्लम था व्हीकल में, कुछ बटन नहीं चल रहा था। नहीं, अल्थान वाला तो है, वेसू वाला बंद हो गया। वेसू में जो फायर स्टेशन के सामने वाला है वो बंद हो गया, हाँ वो बंद हो गया। मेरे घर के पीछे तो अल्थान में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो वो चालू है। तो अभी कोई व्हीकल में प्रॉब्लम था, एक तो बटन्स नहीं चल रहे थे, तो मैं सोचा ओला में जाऊँ कि किसी दोस्त को पूछूं और कोई वो तो ठीक कर दे, क्योंकि ये तो देंगे नहीं। बट वहाँ पे गए तो तुरंत ठीक करके, एक वायर निकल गया था, बटन खराब था, चेंज करके दे दिया, तो विद इन 15-20 मिनट्स काम करके दे दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि वो लोग काम करना नहीं चाहते, बट जहाँ उनकी रीच में है वहाँ इमीडिएट दे रहे हैं। फिर मुझे फीडबैक मैसेज कॉल आ रहा है, योर व्हीकल वॉज रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड टू यू विद इन 2 आवर्स, रेट अस। तो स्टार रेटिंग मांग रहे हैं, कस्टमर केयर से कॉल आ रहा है 1 to 5 का रेटिंग दे दो। तो दे आर ट्राइंग, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया कि अब जो करे वो, लेकिन जितना कस्टमर कंप्लेंट लेके आ गया उतना पहुंच नहीं पाए, बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स के, शो ऑफ कर दिया फालतू का। अब कंपनी को समझ आ गई कि यार ये करेंगे तो बर्बाद होंगे। 700 स्टोर बंद करने से रेंटल कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंस, स्टाफिंग सैलरी, अननेसेसरी सर्विस के पार्ट्स हर शोरूम पे रखना, कॉस्ट कट डाउन किया। अब कॉस्ट कट डाउन करने से उनका क्वार्टरली लॉस रिड्यूस हुआ, क्योंकि रिट्रेंचमेंट किया, पीछे हट गए ना। फालतू की 4 दुकानें खोल रखी है, बंद कर दो। एक दुकान से माल बिक रहा है, बेचो, शांति से बेचो, कम से कम प्रॉफिट तो दिखेगा। अब धीरे धीरे जब लॉस रिड्यूस होगा क्वार्टरली बेसिस पे, तो वैल्यूएशन बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट में जो पैसे लोगों के फंसे हुए शेयर में वो ठीक हो जाएगा। तो कंपनी इज ट्राइंग कि रिट्रेंचमेंट एक अच्छा रास्ता है, तो कर सकते हैं, तो होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें थी, ये अपन ने देखी हुई है स्ट्रैटेजी। एक बार आप लैंग्वेज फिर से पढ़ लेना, अंदर के सारे पॉइंट मैंने पीछे भी पढ़ाए थे आपको। इसके बाद लास्ट पॉइंट था इसका कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। ये सारी स्ट्रैटेजीज को आप कंबाइन करके भी यूज कर सकते हो। तो 4 ग्रैंड स्ट्रैटेजीज और 5th तो उसका कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसको क्वांटिटी में गिना नहीं।
इसके बाद माइकल पॉटर वापस आया। पॉटर के 5 फोर्सेस पे तो अपन ने बात की थी। यहाँ पॉटर ने भी कुछ स्ट्रैटेजीज दी हुई है, जो स्ट्रैटेजीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट लीडरशिप, इतना सस्ता बनाओ कि कोई पहुंच ही नहीं पाए। चाइना, कॉस्ट लीडरशिप, तो वो लोग यही काम कर रहे हैं। इसके अंदर के सारे पॉइंट्स आपको सेम मिलेंगे और थोड़ा सा उसको ना टेक्निकली दिया भी है, मैंने हाईलाइट किया, वहाँ से देख सकते हो। कॉस्ट लीडरशिप में क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाती है राइवल्स को बीट करने के लिए। फर्स्ट अप्रोच इज अचीविंग हायर असेट यूटिलाइजेशन, हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अगर आपकी मशीन्स पूरे साल का 1 लाख यूनिट बना सकती है तो बनाओ पूरा 1 लाख। कैपेसिटी टच करो, उसको एक्सप्लॉइट करो पूरी तरीके से। मशीन 1 लाख यूनिट की डाल रखी है, 80,000 यूनिट बना रहे हो, 70,000 बना रहे हो, 60,000 बना रहे हो, तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट तो पर यूनिट ज़्यादा ही आ रहा है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर असेट्स, वहाँ तक आपको जाना चाहिए और मैक्सिमम वॉल्यूम आप बनाने पे काम करो। और बनाना नहीं, उसको बेचना भी है। तो पहले तो सेल्स डेवलप करो, उतने ऑर्डर्स लेके आओ कि आपकी यूटिलिटी जस्टिफाई हो सके। फिर आपकी यूटिलिटी जस्टिफाई होगी तो अपने आप आपका यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भले शुरुआत में थोड़ा लॉस भी जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको कोप अप कर सकते हो। टोटल मार्केट और नीश मार्केट तो दोनों अलग ही हो गए ना। किस सेंस में बोल रहे हैं? टोटल मार्केट में तो सब कुछ आ गया फिर तो। हाँ, उसमें तो पूरी इंडस्ट्री आ गई। नीश मतलब जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जो कस्टमर बेस आप टारगेट कर रहे हो। अब गाड़ियों का मार्केट तो टोटल है, बट आप रोल्स रॉयस बना रहे हो, वैसा हो गया ना वो चीज़ है। ठीक है। दूसरा, सेकंड डायमेंशन में क्या बोला, लो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। वो तो टारगेट है ही, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। हायर वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, कस्टमाइजेशन कॉस्ट बढ़ाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है वो, कस्टमाइजेशन ही कॉस्ट बढ़ाता है। अब मारुति की गाड़ियों की सबकी सीट सेम बनती है, उसके सबके लेदर सेम होते हैं, सबका स्टिचिंग ऑटोमेटेड है, सब मशीन करती है। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, हाई वॉल्यूम, लोअर कॉस्ट। रोल्स रॉयस की एक एक गाड़ी की स्टिचिंग हाथ से होती है, उसके लेदर में वो आपको 50,000 ऑप्शन देता है कौन से कलर का धागा चाहिए। अब इतना ऑप्शन दोगे तो काम करने में टाइम लगेगा, कस्टमाइजेशन होगा, हर कस्टमर की डिमांड अलग होगी, तो केटर करते करते परेशान हो जाओगे। लेकिन आप बोले नहीं नहीं भाई ये सब नहीं होगा, एक ही वैरायटी मिलेगी सबको सेम। तो हाई वॉल्यूम स्टैंडर्डाइजेशन, जो ये क्विक रेस्टोरेंट्स है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, मैकडोनल्ड्स भी तो वही कर रहा है। जबकि मैकडोनल्ड्स तो झूठा है, सबसे बड़ा झूठा है। मैकडोनल्ड्स जाके आप ऑर्डर दोगे ना तो आपको इतना टाइम लगेगा, उससे जल्दी आप ग्रीनी पे जाके खा के आ जाओगे। जब भी मैकडोनल्ड्स जाता हूँ परेशान करता है, सर ऐप डाउनलोड करो, सर उस पर ये ऑफर है, उसमें मोबाइल नंबर डालो, उस पर ये करो, फिर उसमें कॉम्बो इतने दिखाएगा, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। फिर ऑर्डर दोगे तो बना के लाने में भी टाइम लगेगा। पर उनका मेन आइडिया था क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, कि बोले आप कस्टमाइज करोगे। आप अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू देखते हैं, 50 सब्जियां होती है, उसमें से फिर 2 सिलेक्ट करके ऑर्डर देते हैं, ये वाली ला वो वाली ला। अब हर कस्टमर के लिए वो अलग सब्जी बना रहा है तो टाइम लग रहा है। आप मैकडोनल्ड में जा रहे हो तो उसका मैक वेजी बर्गर फिक्स है, उसमें यही इंग्रेडिएंट आएंगे, तो उसको खाली ऑर्डर दिया वो बनाएगा वैसे ही। तो उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि भाई यही बर्गर है। आप बोलोगे ना उसमें यार वो तू लेटस ज़्यादा डाल दे, कैप्सिकम कम कर दे, ये पनीर ज़्यादा, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, फिक्स है यही आएगा। तो सबके लिए सेम है। तो अब उनका टारगेट था कि हमें 1 मिनट में एक बर्गर असेंबल करना है। इतनी स्पीड अगर हमारी आ गई तो हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। फिर ऐसा है कि भाई कितने भी कस्टमर आ जाए, मुझे ये नहीं सोचना किसने क्या ऑर्डर दिया किसने क्या नहीं। बर्गर बोला मतलब यही बर्गर है, फटाफट बनाओ निकालो। नो डाउट बर्गर में आपको 4 वैरायटी दे रहा है, मतलब मैक वेजी बोल दिया तो उसकी रेसिपी स्टैंडर्ड हो गई और वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो आपको सेम ही रेसिपी देगा। तो उनको सोचने में टाइम नहीं लगता, क्विक प्रोसेसिंग हो जाता है, दैट इज द पॉइंट। तो बोला हाई वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, जिससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। वैसा नो डाउट अब इन्होंने इस चीज़ में काफ़ी चेंजेस कर दिए, क्योंकि अब आप मैकडी के ऐप में ऑर्डर करोगे तो आपको 50 ऑप्शन देता है। एक्स्ट्रा आपको कुछ वेजिटेबल डलवाने हो तो उसका चार्ज है, वो व्हीट बन या मिलेट बन चाहिए तो उसका चार्ज है, एक्स्ट्रा स्लाइस और चीज़ रखवा हो तो उसका चार्ज है। तो अब ऐप में आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट कस्टमाइजेशन से टाइम ज़्यादा लगता है, वो दिखता ही है, और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। थर्ड डायमेंशन है कंट्रोल ओवर द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन मतलब आपका सप्लाई चेन, आपके सप्लायर्स, वेंडर्स, आपके आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपका स्टाफ, ये जो पूरा आपका वैल्यू चेन है ना, इसके ऊपर कंट्रोल मेंटेन करना। इसमें एग्जांपल इन्होंने वॉलमार्ट का दिया हुआ है। वॉलमार्ट जनरली वही करता है, जहाँ से खरीद रहा है उसको इतना बड़ा ऑर्डर देता है बट उसको मार्जिन नहीं देता है। बोले देख दुकानदार आता होगा तेरे पास 10 यूनिट 20 यूनिट का ऑर्डर लेके, मैं तेरे को 10 लाख यूनिट का ऑर्डर देता हूँ, लेकिन मेरे प्राइस पे काम करना पड़ेगा, मार्जिन नहीं दूंगा। वॉल्यूम दे रहा हूँ ना, पैसे कमा ले, लेकिन पर यूनिट मार्जिन नहीं दूंगा। अब जो वेंडर है वो भी तो सोचता होगा, बोले 10 लाख यूनिट का ऑर्डर रोज थोड़ी आता है, पूरे साल में नहीं आता है, एक कस्टमर मिल रहा है, आधे मार्जिन पे काम करता हूँ, माल तो बिकेगा, कमाई अपने आप हो जाएगी। तो फिर वो लोग उस तरीके से करते हैं
कि सबका मार्जिन स्क्वीज कर लोगे तो ही अपना बचेगा, तो ही कस्टमर को दे पाओगे, वैसा हो गया। डीमार्ट भी वही करता है। वॉलमार्ट के फाउंडर का स्टेटमेंट था, बहुत साल पहले मैं पढ़ रहा था तो स्ट्रैटेजी में, तो बोले जब भी मुझे कॉस्ट कटिंग करनी होती है ना तो मुझे मेरे स्टाफ का सैलरी रजिस्टर नजर आता है, सैलरी कम कर दो, कॉस्ट कटिंग करना है तो क्या करेंगे, तो बोले वेंडर के पैसे कम दो, सबके पैसे काट लो, तभी तो फायदा होगा, नहीं तो कैसे होगा। बोले जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ तो बोले मैं सबसे कम पैसों में काम करा सकता हूँ। बोले स्टाफ सैलरी भी कम कर देता हूँ, वेंडर का पैसा भी कम कर देता हूँ, उसको बोलता लो मार्जिन पे काम कर, क्योंकि अगर सबको मार्जिन ज़्यादा देने जाऊँगा तो मुझे भी नहीं बचेगा और कस्टमर को भी नहीं दे पाऊंगा। तो बोले अगर पूरे वर्ल्ड में सस्ता बेचना है तो सस्ता बेचने के लिए सस्ता खरीदना पड़ेगा और सस्ता ऑपरेट करना पड़ेगा। तो बोले स्टाफ की सैलरी कट डाउन करता हूँ और वेंडर के पैसे कट डाउन करता हूँ, तो पैसा बचता है वैसा है। बोले हाँ वो चीज़ है, बट इतनी बड़ी कंपनी है फिर जॉब्स भी तो इतनी इजीली नहीं मिल रही ना, तो जिसको जॉब मिल रही है वो तो सोचेगा कि यार चल थोड़े कम पैसे मिल रहे हैं, काम तो मिल रहा है। तो जब मार्केट खराब होता है तो मजबूरी आ जाती है, मजबूरी आती है तो लोग कम पैसों में काम करते हैं। आज देख लो हालत कैसी है, आईटी में जॉब मांगने जाओ 50,000 वाला 20 में भी काम करने को तैयार है, बट 20 की भी जॉब नहीं है। अपने अपने फैक्टर है, बट वन ऑफ द फैक्टर ही सेड कि भाई मैं सैलरी टाइट रखता हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर सैलरी हम पे नहीं करते, तभी हमारे मार्जिन बनते हैं, क्योंकि फिर आगे मार्जिन कमाना भी है वैसा, तो वो होता है। और वो कंपनी टू कंपनी सबकी पॉलिसी अलग है। अब आप अगर टाटाज में भी जाओगे तो टाटा ऐसे आपको दिखता है कि कंपनी अच्छी है, बट पर एम्प्लॉय को सैलरी पैकेज बहुत हाई नहीं है, बट वो क्या सैलरी आपको कम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, बट वर्क एनवायरनमेंट ठीक है। फिर आपको क्या लगता है, चलना शांति है ना, ज़्यादा मगजमारी नहीं है, थोड़ी जॉब सिक्योरिटी एकदम से निकालते नहीं है, थोड़े कम पैसों में भी काम चलेगा। बाकी कंपनीज में क्या है, ज़्यादा हाइप दिखाते हैं फिर अगले महीने निकाल दिया, तो ये वो भी फैक्टर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें वर्क करती है एक साथ, वो कंपनी के ऊपर उनको क्या करना है। ठीक है, इसमें एक उन्होंने टर्म दिया हुआ है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में ना, एक जापानीज कंसेप्ट यूज होता है, उसको बोलते हैं काइजन। काइजन बड़ा मस्त टर्म है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये अपनी लाइफ में भी अपने इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। आप है ना ओवरनाइट चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, रातों रात नहीं बदल सकते चीज़ों को, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट एक दिन आपको बेटर रिजल्ट दे देगा। ये वैसा होता है। अब भाई पढ़ाई भी करनी तो ऐसा होता है, एक दिन में आपको बोलो कल से 12 घंटे पढ़ना नहीं होगा, बट आप हर रोज 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ाओगे तो 1-2 महीने में आपकी कैपेसिटी आ जाएगी, फिर आप आराम से पढ़ सकते हो। तो काइजन का मतलब है माइनर इंप्रूवमेंट बट ऑन रेगुलर बेसिस। तो वो एक पॉइंट पे ना इन टोटलिटी आप डे 1 से लेके आज तक देखोगे तो आपको दिखेगा बहुत चेंज आ गया। तो हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट अपने काम में, अपने वर्किंग सिस्टम में आप करते जाओगे तो उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जो मिलने चाहिए। तो काइजन जो है उसका एक जापानीज टर्म है जो उन्होंने इन्वेंट किया। वैसा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी पे अपन बात कर चुके हैं, सेम ही स्ट्रेटेजी, कोई फर्क नहीं है कि भाई आप बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं। जो अपन ने बात की थी एग्जैक्टली सेम रिपीट है, अब है तो रखना पड़ता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। लास्ट वाली स्ट्रेटेजी भी रिपीट है, नीश स्ट्रेटेजी, उस पर बात हो गई थी, तो सेम फोकस स्ट्रेटेजी, तो एग्जैक्टली वही पॉइंट है। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर में अपने टर्म्स हो गए। इसमें खाली सीपीएम पार्ट बाकी छोड़ा है ना, और कुछ बाकी तो नहीं था ना। तो सीपीएम पार्ट तो मैं लास्ट में ही कराऊंगा, बीच में मजा नहीं आएगा टॉपिक में। वो खाली टोल्स की केस स्टडीज थी जो अपन ने तब डिस्कस नहीं की थी, चलो कल करा ही दूंगा, कोई बात नहीं। कल टोल्स वाली केस स्टडीज देख लेंगे कि अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से हो जाएंगे। ठीक, बाकी तो चैप्टर अपना डन।